चलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बात हम लोग कर चुके थे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने देखा था। क्या मॉडल बताया था? प्लम पुडिंग मॉडल बताया था। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में किसने स्टडी किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताया, जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया था तो उन्होंने देखा था कि सारा का सारा जो मास है एक एटम का वो कंसंट्रेटेड है कहाँ पे? एक टाइनी कोर में, जिसको बाद में चल के न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। ठीक। अब उसके बाद आते हैं जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन का क्या किया? डिस्कवरी किया था। ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने क्या देखा था कि अल्फा पार्टिकल को जब हम लोग बेरिलियम के एटम पे बम्बार्ड करा रहे थे तो वहां पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले थे जो कि चार्जलेस थे, सिर्फ मास था उनके पास। ठीक है। कैसे पता किया था? बाद में जब उस चार्ज जो पार्टिकल्स निकले थे उनको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया था तो डेविएशन नहीं हो रहा था। इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? मास है। और एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया कि जो मास था एक न्यूट्रॉन का वो किसके बराबर था? प्रोटॉन के लगभग बराबर था। क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑलमोस्ट ये दोनों क्या होते हैं? मास में बराबर होते हैं। और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियस की। हमारा चैप्टर क्या है? न्यूक्लियाई है। एक न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है। ध्यान से सुनते रहना अब इस चीज को। न्यूक्लियस है हमारा, एक न्यूक्लियस है, मतलब ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है। स्फेरिकल शेप होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होगा। जैसे बताया था ना वो लाई जैसा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होगा ये। ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का ये होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि मास कितना होगा एक न्यूक्लियस का, मास कितना होगा, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें बैठी हुई हैं। एक कौन बैठा हुआ है? न्यूट्रॉन बैठा हुआ है और एक बैठा हुआ है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का जो भी मास होगा इनको मैं कलेक्टिवली क्या बोलता हूँ? एटॉमिक मास बोला जाता है। एटॉमिक मास। सही है। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सही। उसके बाद से किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल से, कैपिटल ए सिंबल से। जेड से, हाँ ठीक है, कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। या यही होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, क्योंकि ओवरऑल एक एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास को, जो कि क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि यही दोनों चीज से मिल करके हमारा एटम बनता है। और याद होगा तुम लोग बचपन में ये चीज बताया भी जाता था कि जितना एटॉमिक नंबर है उसी का डबल कर दो वही एटॉमिक मास हो जाता है। बताया गया था, लगभग कहते लो डबल कर दो। लेकिन इन रियलिटी क्या डबल होता है? नहीं। क्यों नहीं डबल होता है? डबल क्यों नहीं होता है? इन रियलिटी डबल क्यों नहीं होता है? लेकिन हम लोग डबल मान करके चलते हैं। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना होगा तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, 16 मैं मान लेता हूँ। लेकिन 16 होता नहीं है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए 16 नहीं है, 15 पॉइंट समथिंग ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? एग्जैक्टली डबल क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग अलग है कि नहीं है? दोनों में वेरिएशन है ना। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, दोनों में अंतर है।
अगर ये इक्वल होते, दोनों के मास अगर इक्वल होते तो मैं डबल कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं, ये कम कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आ रही बात ना। तो इसी की वजह से थोड़ा सा क्या होता है, डबल ना होकर के कम रहता है वो। आ रही बात समझ में। तो एक न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन। ठीक, ये याद रखना है तुमको, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि एटम हमारा इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है ये। ठीक, और एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लिया जाता है। ये सारी बातें हो गई। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर डेंसिटी। स्टार लगाएंगे इसके ऊपर, जितना लगा सकते हो। न्यूक्लियर डेंसिटी पे जरूर लगा लेना, क्योंकि लगभग हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन। न्यूक्लियर डेंसिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले न्यूक्लियर साइज के बारे में समझते हैं। नाम ही बता रहा है कि एक न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। न्यूक्लियर साइज क्या बोल रहा है, एक न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। न्यूक्लियर साइज, एक न्यूक्लियस का साइज कितना है, कैसे बताओगे तुम साइज को। न्यूक्लियस को बना कौन रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितना अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा किए रहेंगे, वही साइज को रिप्रेजेंट करेगा। अरे है ना, साइज उसी वही रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं एक बोल सकता हूँ क्या, कि सर ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, बोल सकता हूँ कि नहीं, बोला जा सकता है। जैसे मान लो एक कंटेनर में मैंने क्या किया, 50 लोगों को ठूस ठूस के भर दिया। 50 सामान था, कोई भी 50 बॉल थे, 50 ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने रखा। और मैंने कहा इसका साइज बताओ कितना है, तो तुम क्या कहोगे, एक का मान लो 1 ग्राम है, तो 50 रखा, 50 ग्राम सर। सही, और क्या शेप बना रहा है वो, क्या शेप वो बना रहा है, उससे हम लोग बता सकते हैं साइज कितना होगा। तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि सर न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। वही चीज लिखा भी गया इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट शोज दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर कैपिटल ए। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, उतना ही बड़ा साइज होने वाला है एक न्यूक्लियस का, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं। है ना, जब अरे लाई वाई बांधते हैं लोग, तो जितना ज्यादा भुजा यूज करोगे उतना बड़ा साइज बनेगा उसका। आती बात समझ में। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग वहां पे तिल वगैरह यूज करेंगे, उतना बड़ा साइज बनने वाला हमारा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा क्या, कि सर न्यूक्लियर साइज जो है, या वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, किस शेप का है ये, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप है कि नहीं है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल होता नहीं है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक स्फीयर था उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये। सही, देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन होगा तो उसके बगल में कहीं न्यूट्रॉन होगा, यहाँ प्रोटॉन हुआ, यहाँ न्यूट्रॉन हुआ, यहाँ प्रोटॉन हुआ, यहाँ न्यूट्रॉन हुआ, समझ रहे हो ना, एक एक करके। जैसे वो सफेद तिल और काला तिल दोनों बांधा जाता है एक साथ में, तो जहाँ मान लेते हैं काले तिल को न्यूट्रॉन बोल दिया, सफेद वाले को प्रोटॉन बोल दिया। यूनिफॉर्मली क्या होंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो। सही है। वॉल्यूम क्या होगा न्यूक्लियस का सर, स्फीयर के वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस कितना है, आर रेडियस का बना हुआ है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई ए। ऐसा बोला जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्यूब रूट कर देते हैं इसका, तो क्यूब रूट 3 पाई/4 और ए की पावर 1/3। सर ये कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो तुम क्या बोल सकते हो, देयर फोर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3 बोला जा सकता है। जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इसको तुमको याद रखना है। जहां पे आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 है, 5 है, -15 सही लिखे है ना सब, -15 मीटर।
अच्छा, ये वैल्यू आई कहाँ से थी? दो अलग अलग न्यूक्लियस को लेकर के हमने जब कंपेयर किया था, तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आती है हमारी। ठीक है, तो ये आर रेडियस जो होगा एक न्यूक्लियस का, एक रेडियस न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो कितना होता है? आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, अब यहीं से हम लोग चल रहे हैं डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियर डेंसिटी या न्यूक्लियस डेंसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियस डेंसिटी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पता चलेगा ये डिपेंड ही नहीं करता है किसी भी चीज़ पर, है ना। ये एटम टू एटम वेरी नहीं करता है, ये क्या है? कांस्टेंट है। चाहे तुम हाइड्रोजन का एटम लो, चाहे तुम लिथियम का एटम लो, चाहे तुम बेरिलियम का एटम लो, चाहे तुम बोरॉन का एटम लो, किसी का भी तुम एटम लोगे, न्यूक्लियस डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी क्या पढ़े हो तुम लोग? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मास को रखा गया है, सही है। तो अब इसको समझो जरा। अगर छोटा एटम है, अगर एटम छोटा है तो साइज छोटा होगा, उसमें कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये न्यूक्लियॉन्स हैं, कम नंबर हैं। लेकिन जब बड़ा एटम हो जाएगा, एटम बड़ा हो गया, उसमें उसी प्रोपोर्शन में क्या हो गया? न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी बढ़ गई है। न्यूक्लियस की क्या हो गया? न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ गई है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो न्यूक्लियॉन्स भी बढ़े हैं। मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो मास भी बढ़ा है। m/v का रेशियो अभी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। छोटा एटम, कम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास कम, वॉल्यूम कम, रेशियो वही रहने वाला है। वॉल्यूम बढ़ा तो मास भी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो मास भी बढ़ा है। तो सेम प्रोपोर्शन में वो बढ़ते हैं ताकि डेंसिटी क्या रहे हमारी? कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अगला जो है हमारा टॉपिक न्यूक्लियर डेंसिटी है। न्यूक्लियर डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लगा लो सितारे जितना लगा सकते हो। अब मजे की बात क्या है कि कभी भी क्वेश्चन में लिख करके नहीं देता है ये कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी। वो ये लिख करके देगा कि फॉर डिफरेंट एटम्स या फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई डेंसिटी इज कांस्टेंट, एक्सप्लेन दिस। ऐसे करके वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो देखो, डेंसिटी का मतलब होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। डेंसिटी कुछ और नहीं होता है सर, हमारा ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक न्यूक्लियस के अंदर, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस था, इसमें क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो मास कितना हो जाएगा सर? मैं मान लेता हूं कि स्मॉल एम मास क्या है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन है। एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का ये एवरेज मास है जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता है। बाद में देखा जाएगा वो सब। तो ये एवरेज मास है एक न्यूक्लियॉन का। और एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर इन्फिनिटी, देख लो। एक एटम के अंदर या एक न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। एक का मास इतना है, एक टॉफी का मास m है और a टॉफी है टोटल, तो कितना मास हो जाएगा? ma हो जाएगा। तो टोटल मास कितना होने वाला है सर? टोटल मास जो है कैपिटल M वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू ए, वेयर a इज एटॉमिक नंबर। एक का मास मैं क्या लिखूं? ए यार, हाँ। अरे भाई, तो थोड़ा तबीयत खराब का भी एडवांटेज डिस लूंगा कि नहीं लूंगा? ए का मतलब होता क्या था? शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ए का मतलब क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको मास नंबर बोला जाता है। ठीक है ना? हो जाता है कभी कभी, अब उम्र भी देखो लो। तो ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन का मास मैंने माना है m, तो m इंटू ए क्या हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा सर? वॉल्यूम होता है हमारा, स्फीयर है तो 4/3 πr³ अभी अभी हमने पढ़ा कि r जो होता है वो क्या होता है? r0 a⁻⁴ ये होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था इस चीज को।
तो सर इस r को जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं r0 क्यूब इंटू ए। मास भी हमको मिल गया सर, वॉल्यूम भी हमको मिल गया। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे अगर हम लोग, तो क्या आएगा, मास कितना हो गया, ma अपॉन में 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 3m अपॉन में 4 पाई r0 क्यूब। अब अगर तुम ध्यान दे रहोगे यहाँ पे तो 3 कांस्टेंट है, एवरेज मास जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻15, अभी अभी देखा गया था। तो ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है। अब तुम किसी का भी मास निकालो, किसी का भी डेंसिटी निकालो, चाहे वो लिथियम हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, ये वैल्यूज तो कांस्टेंट है सबके लिए। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो भी क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg अपॉन में 4, पाई का मतलब है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट का मतलब कितना है 1.2 इंटू 10⁻15 का होल क्यूब। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितने आएगी वैल्यू, 2.29 इंटू 10⁻17, 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब एक चीज यहाँ तुमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ यहाँ पे, कि सर जो डेंसिटी हमने निकाला है वो एटम टू एटम डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे कोई सा भी एटम मैं उठाता हूँ, चाहे कोई सा भी मैं न्यूक्लियस उठाता हूँ, न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो स्टेटमेंट देखो क्या लिख करके आता है, लिखा भी गया नोट में, हेंस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स विच इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, सो डैट डेंसिटी ऑफ डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट न्यूक्लियाई डज नॉट डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर या साइज। ये तीनों में से कुछ भी लिख करके दे सकता है। न्यूक्लियर डेंसिटी जब भी लिख करके आएगा क्वेश्चन में, समझ जाना कि ये डेरिवेशन तुमको करके दिखाना है वहां पे। और यहाँ पे फिर नीचे लिख देना कि दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर एवरी एटम या एवरी न्यूक्लियाई। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट। अब आगे आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या वेट बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। एग्जांपल्स वही हाइड्रोजन का जो पढ़ते हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, फिर कार्बन का जो पढ़ते हो, बात कर रही है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1H1, 1H2, 1H3। अगर यहाँ ध्यान से देख रहे होगे नीचे क्या लिखा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बराबर है सर, लेकिन ऊपर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, मास नंबर बढ़ता जा रहा है। मास नंबर में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। 1 1 मतलब जितना यहाँ पे प्रोटॉन है उतना ही यहाँ ऊपर प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 1 है, 1+1। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 2 है, 1+2। सही यार बात। तो यहाँ पर एटॉमिक मासेज अलग अलग हैं और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। तुम ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या भी अलग अलग होगी। अगला जो होता है, कार्बन को भी लिख सकते हो तुम, कार्बन को भी आइसोटोप्स इसी में एग्जिस्ट करते हैं। अगला जो है आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक मास सेम होता है और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास इसमें सेम हो जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो सेम रहने वाला है। इसके एग्जाम्पल भी लिखे होगे तुम लोग, क्या क्या, सोडियम है, नियॉन है,
ठीक है, कैल्शियम है, आर्गन है, ये सब लिख लेना। आइसोटोन्स, आइसोटोन का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या इसमें सेम होती है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लोरीन है और पोटेशियम है और हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, बस इतना ही रखते हैं, सही है नहीं अभी। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको थोड़ा सा ऐसे बेसिक ऐसे समझ लेते हैं, कल पढ़ाऊंगा इसको। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि सबको पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो रिपल्सन होना चाहिए उनके बीच में, लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं कि नहीं है, तो वो बंधते किसकी वजह से हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से, उसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो होता क्या है कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट का मास अधिक होता है ना, रिएक्टेंट अधिक होता है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे सब्जी वगैरह अगर तुम बनाते हो, सब्जी की क्वांटिटी, पहले हरी सब्जी जो है कढ़ाई में डाली गई सब्जी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब बंद करके वो रेडी होता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब वहाँ पे मास का क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, मास का क्या हुआ है, डिफिसिट हुआ है, मास चेंज हुआ है, और वही मास जो चेंज होता है वही एनर्जी के फॉर्म में जाता है। आइंस्टीन का यही था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसको पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है हमारा अगले लेक्चर में, अभी यहाँ नहीं।